चलिए देखिए, कल हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि जो हमारे सिलेबस का बेसिक कंटेंट है। नाउ अब हम वन बाय वन एक एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेंगे, देन उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्या हैं डिसीजंस, किस तरह से उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन है, उस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, सेपरेट कॉपी बिल्कुल, ताकि आप उसी और एक ही कॉपी रखना, कोई क्लास वर्क होमवर्क सब एक ही में। ठीक है, ताकि भाई एक ही जगह पर आपके पास हर चीज प्रॉपर तरीके से मैनेज रहे। तो देखिएगा, अभी थोड़ा सा अभी आज लिखना नहीं है। नाउ फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एफएम में, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आप हेडिंग डाल लेंगे चैप्टर की, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल डिसीजन। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चलेगा। समझना, देखिए देखो, एज वी नो कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी बिजनेस करना है तो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस नीड कैपिटल। एवरी बिजनेस नीड कैपिटल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, एवरी बिजनेस नीड कैपिटल फॉर इट्स स्मूथ रनिंग। अगर आपको अपने काम को स्मूथली रन करना है तो यू नीड कैपिटल। हर बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। एवरी बिजनेस नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। हर बिजनेस को जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है फिक्स कैपिटल और एक है फ्लेक्सिबल कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपने अगर एक बार बिजनेस में लगा दी तो वो परमानेंटली क्या रहेगी, बिजनेस में इन्वेस्ट रहेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कल भी बताया था कि मान लो मैंने पैसा लगाकर एक बिल्डिंग बना दी, तो वो पैसा मेरा क्या हो गया, परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस हो गया। मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो मेरा वो पैसा परमानेंटली क्या हो गया, बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया। उस पैसे को मैं केवल और केवल कब विड्रॉ करूंगा, जब मैं अपने बिजनेस को क्या कर दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा पॉइंट नंबर थर्ड में, फिक्स कैपिटल मींस कैपिटल परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दिस कैपिटल नेवर बी विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अनलेस ऑन लिक्विडेशन। यानी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होगा, परमानेंट कैपिटल, जो कि परमानेंटली आपने क्या लगाई हुई है, परमानेंटली आपने अपने बिजनेस में लगाई हुई है। उस कैपिटल को हम, हाँ आ जाओ आ जाओ, पहले एफएम है आज। ठीक है, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। और इस कैपिटल को विथड्रॉ केवल और केवल एक ही सिचुएशन में करोगे, जब आप उस कंपनी का क्या कर दोगे, लिक्विडेशन या वाइंड अप कर दोगे। क्लियर बिल्कुल यहां तक की बात। वापस से एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं। एवरी बिजनेस नीड कैपिटल फॉर इट्स स्मूथ रनिंग। कैपिटल के दो टाइप हो गए आपके, यानी एवरी बिजनेस नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज fixed capital and the another one is fluctuating capital. What is the meaning of fixed capital? Amount permanently invested in business. कैपिटल का वो हिस्सा जो परमानेंटली आप क्या करोगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट रखोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज। दूसरी है फ्लेक्सिबल कैपिटल। देखो ये क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबल कैपिटल मींस कैपिटल विच इज नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। वो कैपिटल
जो एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए चाहिए, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लेक्सिबल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, टेम्परेरी कैपिटल, फ्लेक्सिबल कैपिटल, ये सब इसके नाम हैं। जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करना है, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन है, मुझे भाई पूरे टाइम तक क्या करना पड़ेगा? डे टू डे ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम पर रॉ मटेरियल चाहिए। क्या मुझे लेबर को हमेशा टाइम टू टाइम पेमेंट देना पड़ेगा? क्या मुझे अपने बिजनेस के जो रेंट का खर्चा है, कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, क्या वो डे टू डे बेसिस पर होगा? मतलब डे टू डे का मतलब नहीं कि हर दिन हो रहा है भाई, जैसे रेंट मंथली जा रहा है, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। क्या बिल्डिंग डेली खरीदूंगा या मंथली खरीदूंगा? बिल्डिंग का पैसा एक बार इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्ट हो गया, लेकिन जैसे रेंट की मैं बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, और भी कई प्रकार के स्टेशनरी के खर्चे, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये सारे खर्चे क्या होंगे? रेगुलर बेसिस पर होंगे। तो इनके लिए भी तो बिजनेस को पैसा चाहिए। इसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल हम इसे बोलते हैं। बताओ, यहां तक क्लियर? बिल्कुल। आप देखो इसमें क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल कैपिटल इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। आपने एक बार प्रोडक्शन एक्टिविटी कर ली, पैसा यूज हो गया, क्या अगली बार पैसा नहीं चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए? तो रिकरिंग नेचर की होती है, जो कि बार बार इनकर्ड होगी आपके बिजनेस में। हाँ, लेकिन वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जरूरत हमेशा होगी, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। मान लो हो सकता है इस साल मेरे पास कम डिमांड आ रही है, तो मैं कम प्रोडक्शन करूंगा, तो मुझे पैसों की जरूरत भी कम पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर ईयर में मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, तो डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो इसका मतलब मुझे रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, वेजेस भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस भी मुझे ज्यादा इनकर्ड करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल है ना, वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस भी चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू द पीरियड भी चेंज होगी। कोरोना था, इंडस्ट्रियां बंद थी, प्रोडक्शन क्या था? बहुत कम था, तो नो डाउट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब आज वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया, वापस से कंपनी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चालू करेंगी, तो वापस से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोला जाता है। बोलो, क्लियर दोनों टर्म्स? फिक्स कैपिटल मतलब परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसे तो हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट या बिजनेस ऑपरेशन के लिए मुझे जो कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा? वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बोलूंगा। देखिएगा, अगर इसको मैं एक डायग्राम से शो करूं तो किस तरह से बात करेंगे? जो परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। यानी ड्यू टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 5000 यूनिट बनाऊंगा तो भी मेरा परमानेंट कैपिटल का पैसा वही इन्वेस्टेड है। अगर मैंने प्रोडक्शन को बढ़ाकर 10 कर दिया तो भी वही अमाउंट इन्वेस्टेड है बिल्डिंग में। तो भाई बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, अब मैं उस बिल्डिंग का यूज करके 5000 यूनिट बनाऊं या 15000 बनाऊं, उस कैपिटल पर क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या रॉ मटेरियल पर फर्क पड़ेगा? तो वर्किंग कैपिटल जो है वो किस तरह से चलती है?
बोले वर्किंग कैपिटल जो है फ्लक्चुएट होती रहेगी आपकी, कभी लेवल ऊपर जाएगा, कभी प्रोडक्शन कम, कभी कांस्टेंट, कैसे भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पर, फ्लक्चुएट होगा। तो बेसिकली परमानेंट कैपिटल तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट करेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इस कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो हर ईयर पर, ईयर टू ईयर बेसिस पर दोबारा रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा कैपिटल चाहिए, कम प्रोडक्शन करना है तो कम कैपिटल चाहिए। तो इसलिए हमेशा इसका ग्राफ क्या चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। बताइए, क्लियर यहां तक की बात? ऑनलाइन देखिए, कोई भी डाउट हो इमीडिएटली आप उसी समय पर पूछ लेना। बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट, आ रहा है यहां तक का पॉइंट समझ में? चलूं आगे? आओ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हमारा जो चैप्टर का नाम है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मींस डिसीजन रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस वर्किंग कैपिटल मस्ट बी एडिक्वेट। टू हाई वर्किंग कैपिटल और टू लो वर्किंग कैपिटल क्रिएट डेंजर सिचुएशन फॉर द बिजनेस। देखिए, मैंने आपको कल ये बताया था कि मैनेजमेंट का बेसिक मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। अब अगर मैंने वर्किंग कैपिटल के साथ मैनेजमेंट जोड़ दिया तो दैट मींस एक सिचुएशन जहां मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो टू फाइंडिंग आउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हम जो डिसीजन लेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है? नाउ वर्किंग कैपिटल मस्ट बी एडिक्वेट। वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए? बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए। मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लगाओ। अगर आपने बहुत ज्यादा हाई वर्किंग कैपिटल लगा दी, भाई आप प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं कर पाए कि आपके पास डिमांड कितनी आएगी, और आपने अपनी मर्जी से क्या किया, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाल दी, ये भी बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। कैसे, अभी बात करेंगे। अगर मान लो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए, आपने केवल 75,000 ही डाले, तो यानी वर्किंग कैपिटल क्या रह गई, कम रह गई। ये भी आपके बिजनेस के लिए डेंजर सिचुएशन है। तो ये चैप्टर यही बताएगा कि आपको डिसीजन लेना है कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। हाई वर्किंग कैपिटल एज वेल एज लो वर्किंग कैपिटल, दोनों सिचुएशन ही हमारे बिजनेस के लिए डेंजर सिचुएशन है। अब बात आती है क्या नुकसान होंगे इन चीजों के। डेंजर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मैंने अपने बिजनेस में रिक्वायर्ड था 1 लाख, प्रैक्टिकली समझो, मुझे रिक्वायर्ड कितना था, 1 लाख, मैंने बिजनेस में 2.5 लाख की वर्किंग कैपिटल लगा दी। अगर ज्यादा पैसा होगा मैं ज्यादा रॉ मटेरियल लगा दूंगा, ज्यादा पैसा है काम चलने दो, प्रोडक्शन होने दो, अल्टीमेटली मेरे पास एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री आने लग जाएगा। एक चीज बताओ, प्रोडक्ट की तो डिमांड ही नहीं है, बनाए आप जा रहे हो क्योंकि पैसा ज्यादा था। भाई आपने क्या किया, फोरकास्टिंग गलत हुई, तो आपने ये तो सोचा ही नहीं ना कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी। अब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन तो करते जा रहे हो लेकिन डिमांड तो थी नहीं उस प्रोडक्ट की, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन वो माल बिक नहीं पा रहा, द रीजन बीइंग प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी।
तो इसका मतलब क्या होगा, इमीडिएटली आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या होने लग जाएगी, एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। दूसरा नुकसान, फंड्स रिमेन्स आइडल हैविंग नो प्रॉफिट। सोच के देखो, फंड की जरूरत नहीं थी, आपने बहुत सारा फंड बिजनेस में डाल दिया, वो फंड बेकार पड़ा है। मान लो कैश बैलेंस है, चाहिए ही नहीं था उतना जितना आपने कैश बैलेंस अपने गल्ले में डाल लिया कि भैया इतना कैश तो अपन मेंटेन करेंगे, चाहिए ही नहीं। वो क्या करके दे रहा है वो पैसा, क्या वो पैसा कुछ कमा कर दे रहा है? अगर आप सही डिसीजन लेते तो हो सकता था उस कैश की एफडी बनवा देते, तो एफडी बनवाते तो कुछ इनकम तो कमाते, या उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते, कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो कुछ इनकम तो कमाते। लेकिन चूंकि आपने कैश का डिसीजन सही नहीं लिया, भाई वर्किंग कैपिटल में जब भी बोल रहा हूं ना, इसमें कैश का डिसीजन आ गया, डेटर्स का डिसीजन आ गया, स्टॉक का डिसीजन आ गया, क्रेडिटर का आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने पास बहुत ज्यादा आइडल फंड रखे हुए हैं तो वो आइडल फंड आपको कोई प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देने वाले हैं। अगर आप अपना सही डिसीजन लेते और एप्रोप्रिएट अमाउंट अगर आप बिजनेस में क्या करते, इन्वेस्ट करते, तो पक्का पक्का ये जो आइडल फंड है ना, इसको आप कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ इनकम क्या कर सकते थे, जनरेट कर सकते थे। इनएफिशिएंसी ऑफ फर्म, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं मानी जाएगी। सोचो 1 लाख चाहिए था, आपने कितना लगा दिया? क्या आप एफिशिएंट हो काम को करने में? एफिशिएंट तो माने ही नहीं जाएगा भाई। एफिशिएंसी, एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। या मैं ये बोलूं कि एफिशिएंट होने का मतलब है अपने रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अगर मैं फाइनेंस की भाषा में बोलूं, ये प्रॉफिट और ये बातें जनरली कॉस्टिंग टर्म्स में ज्यादा काम आती हैं। यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है मेरा, मेरी फर्म एफिशिएंट मानी जाएगी अगर मैं अपने सभी रिसोर्सेस का क्या कर रहा हूं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या हूं, एफिशिएंट हूं। अब मुझे बताओ, जब वर्किंग कैपिटल मैंने इतनी ज्यादा लगा रखी है तो क्या मेरे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। तो सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल का बहुत ज्यादा हाई होना क्या बताएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेकार है, आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। तो 3 बेसिक रीजन थे, 3 बेसिक पॉइंट हैं। अगर आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन गलत हो गया और आपने बहुत ज्यादा हाई वर्किंग कैपिटल लगा दी तो 3 नुकसान है मेरे। पहला क्या है, इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगी। दूसरा, आपके जो फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, जिन फंड्स की आपको नीड नहीं थी वो बेकार पड़े हैं, वो कोई प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देंगे। और तीसरा, फर्म की इनएफिशिएंसी। ठीक है, आपका नाम? कनिष्का। कनिष्का बताओ कितनी तरह की कैपिटल होती है बिजनेस में? कौन कौन सी? ठीक है, फिक्स कैपिटल, आपका नाम भी बताओ, इस बहाने मुझे नाम तो थोड़े पता लगते जाएंगे ना। मुस्कान, हाँ बताओ मुस्कान। फिक्स कैप, आराम से इजी। एग्जाम्पल? ठीक है, आपका नाम? चिराग। बताओ दूसरी कैपिटल कौन सी है? फ्लेक्सिबल कैपिटल। कैसे डिफाइन करोगे? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर यहां तक की बातें? याद करते चलो, ये चीजें थ्योरी में भी आएंगे, आपके जो एमसीक्यूज होंगे, भाई ये इसलिए पढ़ानी पड़ रही है, प्रैक्टिकल तो बहुत आसान हो जाएंगे इसके, लेकिन जो एमसीक्यू आपका 25 मार्क्स का जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड, मतलब जिसमें एमसीक्यू आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। वहां तो क्या होगा, कोई भी एक लाइन उठा देगा वो, और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स में ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एक सेंटेंस दे दिया उसने, द कैपिटल रिक्वायर्ड
फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली समझना पड़ेगा। बस इसीलिए मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आप जहां भी अटको ना, इमीडिएटली जो पॉइंट समझ नहीं आए आप इमीडिएटली मुझे वहीं रोक देंगे। आप हम उसको पूरा क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, चाहे थ्योरी पार्ट हो चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो आपका। बोलो यहां तक की बातें क्लियर बिल्कुल। अब अगर मान लो वर्किंग कैपिटल हमने क्या कर दी, बहुत कम कर दी, तो भी तो नुकसान है। तो अब वो नुकसान देखते हैं। देखो, डेंजर ड्यू टू लो लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के क्या चीज के नुकसान, कम। पहला पॉइंट, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट प्लान्स टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। देखिए क्या होता है, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, एक टारगेट सेट करते हो आप, टारगेट प्रॉफिट, यानी मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करना है। या भाई ऐसा तो है नहीं ना, अपन जब भी कोई इवन बजट मान लो आप इसको, कि बजट हर जगह बनाए जाते हैं, प्लान्स हर जगह बनाए जाते हैं, और फिर उन्हीं प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ये बोल रहे हैं कि आपने अगर प्लान तो अलग लेवल के बना लिए, वर्किंग कैपिटल अलग लेवल पर लगा दी, तो क्या आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लोगे? तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बहुत ज्यादा कम रखा, तो आप कभी भी अपने टारगेट प्रॉफिट को क्या नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। फर्म इज नॉट एबल टू मेंटेन डे टू डे ऑब्लिगेशंस। अब मान लो वर्किंग कैपिटल आपने बहुत कम रखी, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन ही यही है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो कैपिटल चाहिए। अब मान लो मुझे मेरे एक्सपेंसेस को करने के लिए 50,000 रुपए चाहिए, मैं 40,000 रुपए लेकर कर रहा हूं काम, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी खर्चे का पेमेंट करने में मुझे दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है कभी एक खर्चा पे करूंगा तो दूसरा रह जाएगा, दूसरा पे करूंगा तो कोई और रह जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि फर्म इज नॉट एबल टू मेंटेन डे टू डे ऑब्लिगेशंस। अगर आप अपने बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल रखते हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप कभी भी अपने डे टू डे ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाओगे। डिफिकल्टीज आएंगी आपको डे टू डे ऑब्लिगेशन को पूरा करने में। फर्म इज अनेबल टू टेक प्रॉफिटेबल वेंचर्स, फ्यूचर इज अनसर्टेन। अचानक मान लो आपके पास क्या आ गया, कोई ऑर्डर आ गया जो प्रॉफिटेबल है, आपको लग रहा है कि यार ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब समस्या क्या हो गई, आपने कुछ एस्टिमेशन ही नहीं कर रखा था इस तरह का कंटिंजेंसीज का। भाई आप समझो, हमें ये पता था कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 3,000 यूनिट आती है, हमने 3,000 की वर्किंग कैपिटल रखी, या हमने उसको भी 2,500 पर मेंटेन रखा। भाई 3,000 भी एक एस्टिमेशन था, हमने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं 2,500 यूनिट बनाकर अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। अचानक से प्रोडक्ट की डिमांड आ गई, अब आप एबल ही नहीं हो उस काम को करने के। भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी आई कि भाई आपके पास एक ऑर्डर आ गया कि भैया 5,000 यूनिट क्या कर दो, सप्लाई कर दो। मेरे पास तो वर्किंग कैपिटल ही 2,500 की है, तो मैं 5,000 की यूनिट कैसे बनाऊंगा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये बोलता है कि जब आप एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रखोगे ना, उसमें एक प्रोविजन हमेशा रखना कंटिंजेंसीज के लिए। फ्यूचर नो डाउट अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता वो ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे, बट देखिए यही चीज होती है, मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है। आप जितना अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाओगे, आप उस पर उतना ही अच्छा वर्क कर पाओगे। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन अच्छा नहीं है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं ऐसी संभावना होगी कि आप जो प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं
या जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और जानते हो, जब ये दो चीजें होती है ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर पड़ जाता है। आपकी गुडविल और रेपुटेशन इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। आप अपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में क्या होगा? बदनामी होगी ना, अरे यार इसने तो पैसे ही नहीं दिए। मत दो, आप देखें दो सप्लायर को पैसे, वो आगे से आपको रॉ मटेरियल तो नहीं देगा, और जो दे रहे होंगे ना उनको भी फोन करके मना करेगा, बोले रे किसको माल दे रहा है। तो यानी अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कम रखोगे, आपके पास एक ऑफर आया, ड्यू टू द लेस कैपिटल आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अगली बार वो क्लाइंट आ जाएगा आपके पास? मार्केट में क्या हो जाएगा? इसके पास प्लांट ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्ट को बनाने की, इसको ऑर्डर देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपने लो वर्किंग कैपिटल रखी, तो गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा इस पर, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। अगर आप अपने ऑब्लिगेशंस को क्या नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर टाइम पर पूरा, आपने ऑर्डर ले भी लिया, चलो आपको लगा कि यार एक प्रॉफिटेबल वेंचर आया, ऑर्डर ले तो लिया, तो टाइमली पूरा नहीं कर पाओगे भाई, पैसा ही नहीं है तो टाइम पर कैसे पूरा करोगे? तो उससे भी रेपुटेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हाई रखते हो तो भी क्या होगी? नुकसान है आपके बिजनेस के लिए, और लो रखोगे तो भी नुकसान है। और इसीलिए आपका ये चैप्टर ये बोलता है वर्किंग कैपिटल शुड बी एडिक्वेट इन द बिजनेस। आपकी वर्किंग कैपिटल जो होनी चाहिए वो बहुत ही मतलब इतनी एडिक्वेट रखो। नो डाउट, देखो थोड़ा बहुत कंटिजेंसी का प्रोविजन तो रखना पड़ता है, बट इतना रखो कि कम से कम वो इस लेवल पर तो न जाए कि इतनी हाई हो जाए कि बिजनेस के लिए लॉसेस हो जाए, या इतनी कम रह जाए कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट को अर्न ही ना कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल में हमें यह चीज ध्यान रखनी होगी। तो ये चैप्टर आपका प्योरली इसी बात की कैलकुलेशन पर बेस्ड है। यानी इस चैप्टर में मैं आपको दो मेथड पढ़ाऊंगा, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, केवल दो मेथड, चैप्टर खत्म, गो फॉर फर्दर चैप्टर। आसान, मैंने बोला केवल 3 चैप्टर हैं जहां आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं, बाकी सारे चैप्टर बिल्कुल आसान। और अभी जस्ट जो पेपर अभी चल रहे हैं, सीएमए के पेपर चल रहे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। हालांकि इसका एवरेज जो मार्क्स वेटेज रहता है वो 6 से 8 नंबर रहता है, बट इस बार इन्होंने 10 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ लिया, और सिंपल बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार आया। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्लियर है बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट होनी चाहिए ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने दोनों तरह के रीजन पढ़ लिए, हाई रखने के नुकसान और लो रखने के नुकसान। अब एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल को भी क्लासिफाई किया गया है। आपने बचपन में रेशोज में जो पढ़ा था वही चीज मैं यहां बात कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है? ठीक है, इस वर्किंग कैपिटल का इसी फॉर्मूले के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। पहले जरा टर्म्स को समझते हैं, फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, मान लो फॉर एग्जांपल आप इस चैप्टर से बाहर आओ, उसके बाद अपन एक जर्नल लेवल पर बात करते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है, इनको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, उसको परचेज करने के लिए ध्यान से सुनना,
उसको परचेस करने के लिए इनको चाहिए 50 रुपए। 50 रुपए में वो प्रोडक्ट इनके पास आ जाएगा, ठीक है। 50 रुपीज में वो प्रोडक्ट मिलता है, वो इसको ला सकते हैं 50 रुपए में, ठीक है। नाउ अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द प्रोडक्ट। इनको कितने रुपए चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। हाँ, तो इतना कितना सोच रहे हो बताओ। मैंने लिख दिया प्रोडक्ट कितने का है, तो इनको कितने चाहिए होंगे। माय गॉड, ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया और हम कहां डूब गए किन गहराइयों में। भाई एक प्रोडक्ट बाजार में कितने का मिल रहा है, तो इन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे। एग्री। अब समझना, अब मैं दूसरी बात करता हूं। अब ये गए इनके पास जो इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। अब इन्होंने इनको एक ऑफर दिया, बोले देखो मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना बिल्कुल मेरी बात को, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास 20 रुपए कम भी हैं, तुम मुझे वो पैसा 15 दिन बाद दे देना। बोले 20 रुपए तुम क्या कर देना, मुझे बाद में दे देना। नाउ अब जैसे ही ये ऑफर यहां आया, व्हाट अमाउंट नीडेड टू परचेज अ प्रोडक्ट 30, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपली एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ग्रॉस और नेट का मतलब, ग्रॉस और नेट का मतलब, अब इन्हें नेट कितना पैसा चाहिए। चीज तो अभी भी 50 की है ना, इनको देने 50 ही है नो डाउट, लेकिन इनको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई, और उस क्रेडिट फैसिलिटी के मिलने की वजह से क्या आपको लगता है कि इनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो डिक्रीज हो गया। अगर मान लो ये इनको ऐसा कोई ऑफर न देते तो इनको कितने रुपए चाहिए थे, 50 रुपए। अब इनको एक ऑफर मिल गया कि भाई तुम ये जो 50 रुपए है ना, इसमें से 20 रुपए तुम क्या कर देना, बाद में दे देना, बाद में दे देना, ठीक है। तो बाद में ये 50 रुपए में से, यानी देने को तो ये अभी भी दे सकते हैं, भाई इनके पास 50 रुपए हैं, दे सकते हैं। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे तो ये जानना है कि इनको कितना अमाउंट नीडेड होगा इस प्रोडक्ट के लिए। पहली सिचुएशन, पूरे 50 रुपए इनको चाहिए क्योंकि इनको प्रोडक्ट खरीदना है, दैट विल बी नोन एज ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, दैट इज नोन एज ग्रॉस रिक्वायरमेंट। ग्रॉस मतलब टोटल, अभी इस पर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी पर भी लाएंगे। अब बात कर रहा हूं नेट की। नेट का मतलब हो गया कि अगर मुझे 50 रुपए चाहिए लेकिन कहीं और से 20 रुपए का इंतजाम हो जाए। भाई इंतजाम हो जाने का मतलब है फैसिलिटी मिल गई ना कि आज नहीं देने, देखो फ्यूचर में देने पड़ेंगे वो चीज अलग हो गई, आज तो नहीं देने ना। आज इनको उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, अब 30 रुपए, ड्यू टू अ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर। वेंडर ने एक बेनिफिट दे दिया और उस वजह से क्या होगा, इनको 20 रुपए बाद में देने हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आज के टाइम पर नेट अमाउंट इनको कितना चाहिए इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, 30 रुपए। दैट विल बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल या नेट अमाउंट। अभी इसको वर्किंग कैपिटल पर भी लाऊंगा, अभी तो मैं केवल आपको मीनिंग समझा रहा हूं ग्रॉस और नेट क्या होता है। चलिए और दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। इनको एक पर्स खरीदना है, कॉलेज जाएगी, कॉलेज जाएगी तो लड़कियों को जलाएगी तो सही ना फ्रेंड्स को कि मैं तो नया हैंडबैग लाई हूं। तो अब ये घर से चल दी कुछ पैसे लेके, 150 रुपए लेकर। अभी अब इसने कुछ एस्टिमेट नहीं किया, समझना, इसे पता भी नहीं है कौन सा पर्स पसंद आएगा क्या होगा। ये 150 रुपीज लेकर क्या हुआ कि भाई चलो आज एक पर्स ले आते हैं, और 150 रुपए इसने डाले जेब में और ये चल दी। अब ये दुकान पर गई, वहां पर इसे एक पर्स पसंद आ गया। इसने शॉप वाले भैया से पूछा,
भैया ये पर्स कितने का है? तो भैया ने बोला भैया 250 रुपये दे दो। 250 रुपये का है तो 250 रुपये दे दो। तो व्हाट इज द ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट टू परचेज अ पर्स? 250। भाई सामने वाले ने बोला 250 रुपये का पर्स है, तो ग्रॉस अमाउंट जो इनको चाहिए वो कितना? अब इनके पास तो है ही नहीं। इन्होंने बोला ठीक है भैया, ओके बाय बाय। भैया ने बुलाया, अरे क्या हुआ बताओ तो सही। भाई आपने पूछा, मैंने 250 रुपये बताया, आप बिना बोले ये तो क्यों चल दी? इनएडिक्वेट अमाउंट। भाई इसके पास अमाउंट क्या हो गया? इनएडिक्वेट हो गया, तो ये तो चल दी भाई, अब मैं क्या करूं, कम तो इतना तो होगा नहीं। तो बोले छोड़ो। तो अब फिर भैया ने बुलाया, अरे बताओ तो सही क्या हुआ? तो इन्होंने बोला कि मेरे पास तो 150 ही रुपए हैं। भैया ने क्या बोला, कोई बात नहीं 150 दे जाओ, 100 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी आप आओ तब ले आना। भाई इनको 250 रुपए की चीज ही मिली, लेकिन इनके पास कितना था? यानी वो जो इनएडिक्वेट अमाउंट था ना, वो एडिक्वेट बन गया अब ड्यू टू अ क्रेडिट फैसिलिटी। बट मुझे एक बात बताओ, इनिशियली तो मैं यही बोलूंगा ना, इनएडिक्वेट अमाउंट था इनके पास। अगर ये फैसिलिटी न मिलती तो इनको तो खाली हाथ, फिर वो फ्रेंड इनको चिढ़ाती, देख मैं तो ले आई। तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि ग्रॉस और नेट का मतलब समझना है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल रिक्वायरमेंट। अब अपन बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर आकर। सुनना, मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है। अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीजें मुझे मेजरली चाहिए। 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल चाहिए काम को करने के लिए, लेबर चाहिए उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, और कुछ खर्चे भी लगेंगे यानी ओवरहेड्स भी लगेंगे। यानी अब अगर मैं आपको ये बोलूं दैट मुझे रॉ मटेरियल चाहिए 50 रुपए का, डायरेक्ट लेबर मुझे देनी पड़ेगी 40 रुपए, और ओवरहेड लगाने पड़ेंगे 10 रुपए। कितना अमाउंट हो गया? यानी मैं ये बोल सकता हूं ना, 1 यूनिट नीडेड रिक्वायरमेंट ऑफ 100 रुपीज। 1 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा? अब अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा दूं तो क्या आप निकाल सकते हो? बस यही आया था इस बार एग्जाम में क्वेश्चन। 50,000 यूनिट उसने बता दी, कॉस्ट शीट दे दी कि भैया 1 यूनिट को बनाने में इतना इतना, अब ये बता दो उसको कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी होगी। तो चैप्टर में है ही यही। मैं भी आपको अभी 20 क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसी के करवाऊंगा, बट कुछ फॉर्मूले बनते जाएंगे। बट फॉर्मूलों का लॉजिक समझोगे ना तो फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जब मैं लिखवाऊंगा या इस पे दिखाऊंगा तो आपको लगेगा इतना बड़ा फॉर्मूला, बट एक्चुअल में वो फॉर्मूला तो ठीक है, नोट्स बनाने होते हैं इसलिए हमने डाल दिया। बट मैं लॉजिक से बात करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको ये डेटा दे दिया, इट मींस 100 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट। नाउ माय क्वेश्चन इज, मटेरियल की रिक्वायरमेंट बताओ अगर 5000 यूनिट बनानी हो तो कैसे निकालोगे? 5000 इंटू 50 मटीरियल की रिक्वायरमेंट ओनली। नहीं आई मेरी बात समझ में? घूम जाते हो, कहीं खो जाते हैं अपन पढ़ते पढ़ते ही बीच में। वापस सुनो मेरे क्वेश्चन को। मैं ये बोल रहा हूं 1 यूनिट बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा 1 यूनिट को बनाने में। उसी 1 यूनिट को बनाने में 40 रुपए की क्या लगेगी? लेबर। और उसी 1 यूनिट को बनाने में 10 रुपए के ओवरहेड। तो यानी पूरा प्रोडक्ट जब बनाऊंगा तो कितने रुपए लग जाएंगे? 100 रुपए। बोलो अब क्लियर सबको? नाउ द क्वेश्चन इज, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पास 5000 यूनिट का ऑर्डर आ गया। मेरा एस्टिमेशन है कि ऑर्डर साइज कितना होगा? 5000 का। तो नाउ व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल? केवल रॉ मटेरियल पूछा मैंने, तो आप यही तो बोलोगे 1 यूनिट को बनाने में 50 रुपए, तो 5000 को बनाने में कितना?
इतना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे रॉ मटेरियल, बोलो। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 100 जो है ना, वो क्या है, मेरी ग्रॉस रिक्वायरमेंट है। मुझे अगर 1 यूनिट बनानी है तो 100 रुपए चाहिए। अब मेरे रॉ मटेरियल के सप्लायर ने बोला तुम्हें 1 महीने का उधार दे रहा हूं, तुम्हें 1 महीने का क्या दे रहा हूं, उधार दे रहा हूं मैं। क्या आपको लगता है आज के दिन मेरी नेट कैपिटल चेंज हो जाएगी? अब मुझे कितने चाहिए बिजनेस को करने के लिए? 100 रुपए ही चाहिए क्या? अब भी 50? मैंने 100 में से क्या माइनस कर दिया? 50। 50 क्यों माइनस कर दिया? मुझे फ्री में मिल गया, मतलब फ्री का इन द सेंस रॉ मटेरियल तो आज मिल गया, लेकिन ये 50 रुपए मुझे आज उसको नहीं देने पड़े। तो दिस विल बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग, वर्किंग कैपिटल इज सिंपली आप जो भी डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा कर रहे हो, इन्हीं को बाद में मैं कन्वर्ट कर दूंगा असेट्स में, क्योंकि मैं यहां क्या लिख रहा हूं, असेट्स, बट वो लेटर ऑन। पहले तो मैं आपको एक मीनिंग समझा रहा हूं, ग्रॉस और नेट का मतलब समझना सीखो। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट में से माइनस कर दो जिसकी अभी जरूरत नहीं है, यानी जो खर्चा अभी नहीं लगेगा वो हटा दो, तो क्या बच गया? अब चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए अपॉइंट किया 10,000 रुपए की लेबर पर, मुझे इनको कितना देना है? 2,000 आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया, समझना। 10 चाहिए थे, दैट इज ग्रॉस रिक्वायरमेंट, 10 इनको देना है, दैट इज। अब मैं बोल रहा हूं 2,000 आउटस्टैंडिंग रह गया, तो मैंने इनको अभी कितने दिए होंगे? तो व्हाट इज द नेट रिक्वायरमेंट? यानी अगर मेरे पास 8,000 रुपए हैं तो मैं इनसे काम करवा रहा हूं। भाई नो डाउट आउटस्टैंडिंग के लिए वो चीजें देखो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एग्रीमेंट होगा क्या होगा, वो तो नो डाउट सप्लायर जब रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पर देगा, ये तो आप 11th क्लासेस में पढ़ ही चुके हो ना इनकी अकाउंटिंग करना। तो भाई वेजेस आउटस्टैंडिंग रह जाती है, रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोल दिया भैया 2 महीने का किराया तुम्हें बाद में दे दूंगा, ये तो बिजनेस टर्म्स हैं देखो। बट मैं ये बोल रहा हूं अगर उसने मुझे 2 महीने का किराया माफ कर दिया, मतलब माफ करने का मतलब डेफर कर दिया कि तुम क्या कर देना, बाद में दे देना, तो मैं तो ये बोल रहा हूं आज की रिक्वायरमेंट तो चेंज हो गई ना अब मेरी, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाली जाती है कि मैं आज एस्टिमेट कर रहा हूं कि अगले पीरियड में ऐसी ऐसी बातें अगर होती हैं, मेरा सप्लायर मुझे 2 महीने का क्रेडिट दे देता है, मेरे कुछ एक्सपेंसेस को मैं डेफर कर सकता हूं, तो मुझे मेरे बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, बस दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोलो ग्रॉस और नेट समझ आई? अभी मैं इन फॉर्मूलों पर नहीं जा रहा हूं, ये मैंने क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल टर्म पर नहीं, मैं पहले केवल इस टर्म की बात कर रहा हूं, केवल 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 ये समझना है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, बस कि ग्रॉस टर्म का मतलब क्या है और नेट टर्म का मतलब क्या है। देन जब मैं इसमें वर्किंग कैपिटल वाली बातें जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और हाउ टू कैलकुलेट नेट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बताइए अभी यहां तक कोई चीज आपको पूछनी है तो आप बताएं मुझे, बताइए। ऑनलाइन क्लियर सर। डालिए। यानी हमने बेसिकली 4 बातें अभी तक पढ़ ली हैं। सबसे पहले 2 तरह की वर्किंग कैपिटल चाहिए, सॉरी 2 तरह की कैपिटल चाहिए होती है, परमानेंट कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मींस परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन की कैपिटल। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल न होने के नुकसान। अगर वर्किंग कैपिटल टू हाई है तो क्या 3 नुकसान थे? एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री,
आइडल फंड हैविंग नो प्रॉफिट, जो फंड आइडल पड़े हुए हैं वो कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। और तीसरा, फर्म इनएफिशिएंट मानी जाएगी उसके डिसीजन मेकिंग में। फिर हमने पढ़ा अगर वर्किंग कैपिटल लो रह गई, डेंजर सिचुएशन उस बात की, तो उसके 4 नुकसान पढ़ाए मैंने। क्या क्या? आप अपनी प्लान्स को, अपने प्रॉफिट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाओगे। दूसरा, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो खर्चे करने हैं उनको मीट आउट नहीं कर पाओगे। तीसरा, अगर कोई प्रॉफिटेबल वेंचर आपके पास आ गया तो आप उसको नहीं ले पाओगे। और चौथा, आपकी बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन जो है वो क्या हो जाएगी? खराब, बैड इफेक्ट। और उसके बाद मैंने आपको 2 टर्म समझाई कि वर्किंग कैपिटल को भी मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, एक होगी ग्रॉस रिक्वायरमेंट और एक होगी नेट। ग्रॉस रिक्वायरमेंट का मतलब है टोटल अमाउंट नीडेड, उस टोटल में से अगर मुझे कहीं से कुछ फैसिलिटी मिल गई कि जिस पैसे को मुझे आज नहीं देना पड़ेगा और इसीलिए वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है। भाई आप समझो, मैं जो टर्म्स बाद में यूज करूंगा, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस, पैसा आज नहीं देना पड़ा ना, तभी तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी बन गई। मुझे अपने क्रेडिटर को आज पेमेंट नहीं करना पड़ा तो क्रेडिटर हमारी क्या बन गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि ग्रॉस निकालने के बाद जब मैं नेट निकालूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, बट वो हम कल बात करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट ये था कि ग्रॉस का मतलब क्या है? टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर डे टू डे ऑपरेशन, उसमें से अगर मैं आज की रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज हो जाता है ड्यू टू कि कोई पेमेंट मुझे आज नहीं करना पड़ा, तो दैट विल बी नोन एज नेट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए आज इतना ही इसमें, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम।